गाइस गुड इवनिंग। तो गाइस हमारी पीटीसी 65 इकोनॉमी की मैगजीन चल रही थी, तो आप देख सकते हो हम इसमें स्टील इंडस्ट्री का जो न्यूज़ थी वो कवर कर रहे थे, जिसमें हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। बाकी जो इससे रिलेटेड न्यूज़ है उसको हमने डिस्कस करना है और कंटिन्यू करते हैं। दैट इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने अभी क्या है आयरन और पॉलिसी 2021 को रिलीज़ करी है, जिसमें हम जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है वो क्या करेगी, जो डेडिकेटेड जो रेल्स हैं उनको एलोकेट करेगी, सो दैट हम क्या कर सकें, आयरन और को ट्रांसपोर्ट कर सकें। फाइन, सिंपल बात ये है। इसका एम क्या है, मतलब कि जो आयरन और पॉलिसी 2021 को रिलीज़ किया है, इसका एम यही है कि हम क्या कर सकें, जो आयरन ओर की जो डिमांड पड़ रही है उसको हम जल्दी से जल्दी कस्टमर तक पहुंचा सकें, और उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन को जो चैलेंज है उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको भी हम पूरा कर सकें। फाइन, और हाइयर रिक्वायरमेंट हम किसको देंगे, मतलब कि प्रायोरिटी हम किसको देंगे। देखो, हमने क्या करना है, आयरन को क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, लेकिन हम प्रायोरिटी उस सेक्टर को देंगे जो आयरन को यूज़ करके क्या करती है और जो मैन्युफैक्चर करती है, प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। फाइन, हाइयर प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द मूवमेंट ऑफ आयरन और ट्रैफिक फॉर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। इसके अलावा हम क्या करेंगे, जो भी टोटल लॉजिस्टिक सपोर्ट, मतलब कि जितना भी आयरन को ट्रांसपोर्ट करने में जो भी सपोर्ट है स्टील इंडस्ट्री को, हम क्या करेंगे, पूरी सपोर्ट देंगे, सो दैट जो भी स्टील इंडस्ट्री, हमारी इंडिया की जो स्टील इंडस्ट्री चैलेंजेस फेस करे डोमेस्टिकली ग्लोबली, हम उनको पूरा कर सकें। इसके अलावा हम क्या करेंगे, क्योंकि ये हमारा एक कोर सेक्टर, आपको पता है हमारी इकोनॉमी के 8 कोर सेक्टर हैं, जिसमें स्टील एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेक्टर है, तो उसको हम क्या करेंगे, बूस्ट करेंगे, सो दैट हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या कर सकें, बूस्ट कर सकें। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि आयरन और इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रीम ऑफ द ट्रैफिक ऑफ रेलवेज एंड अलोंग विद स्टील आफ्टर द कोल। मतलब सिंपल बात यही है, ट्रांसपोर्ट जो रेलवे के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है, सबसे ज़्यादा कौन होता है, कोयला होता है, और सेकंड में नंबर पे कौन होता है, आयरन एंड स्टील होता है। सो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक मिनरल है। इसके अलावा इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट आयरन और प्रोड्यूसिंग कंट्री, तो आपको पता होना चाहिए इंडिया का रैंक कितना है, इंडिया का रैंक 4th है इन प्रोडक्शन ऑफ द आयरन और। इसके अलावा इससे पहले भी 1952 में फ्री इक्वलेशन पॉलिसी के अंडर किया गया था कि आयरन, स्टील, सीमेंट या इससे जैसे जो मिनरल्स हैं, अगर हम उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस में, तो उनके ट्रांसपोर्ट को सब्सिडाइज किया गया था, किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और इस पॉलिसी को हमने फिर एक्सटेंड भी किया था टू डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज, सो दैट हम क्या कर सके, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, आपको पता है इनका जो मेनली डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको पता है कि कहाँ पे पाया जाता है, जहाँ पे प्लेट्यूज जाता है। फाइन, लाइक जैसे झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, वहाँ ज़्यादा कंसनट्रेटेड है इस तरह के मिनरल्स। ठीक है, तो इनका ट्रांसपोर्ट करना इसलिए जरूरी है, सो दैट हर एक जो स्टेट है उसको इक्वली असेस कर सके। फाइन, तो दिस पॉलिसी वॉज इंटेंटेड, इस पॉलिसी को इसलिए लेके आया था सो दैट नेचुरल रिसोर्सेज को इक्वली असेस कर सके हर एक बंदा। फाइन, इसके अलावा हाउएवर कहीं ना कहीं, लेकिन एक मजे की बात देखो, आयरन ये है कि जहाँ भी नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, जैसे बिहार, उड़ीसा, वो एक्चुअल में क्या कर रखे, वो अंडर डेवलप्ड रह चुके, इवन की हाउएवर इट डिप्राइव्ड द रिसोर्स सरप्लस स्टेट लाइक बिहार, उड़ीसा फ्रॉम द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड वाज इवेंचुअली स्क्रैप्ड इन 1993 आफ्टर इंडियाज इकोनॉमी वाज लिबरलाइज। सिंपल बात ये है कि हमने क्या किया था, ये जो पॉलिसी इसलिए लेके आए थे सो दैट हर एक जो एरिया है वो इक्वल असेस कर सके। लेकिन क्या हुआ था, बात यही हुई कि जो बिहार, उड़ीसा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, वहीं पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो पाया, और इवन की जब 1991 के बाद जो एलपीजी पॉलिसी आई तब तो ये बिल्कुल ही अंडर डेवलप्ड रह गए थे। नेक्स्ट है सोलर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। अभी क्या है, इंडिया ने प्रपोजल्स रखे हैं सो दैट वो क्या कर सके, 10 गीगावाट ऑफ सोलर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को सेटअप कर सके, मतलब कि इस तरह का इक्विपमेंट को, कैपेसिटी को मैन्युफैक्चर करेगा, जहाँ पे 10 गीगावाट तक की सोलर एनर्जी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्रेजेंट कैपेसिटी क्या है इंडिया की सोलर मैन्युफैक्चरिंग, हम देख लेते हैं। इंडिया की जो रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी है वो वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट है। करंटली हमारी इंडिया की 136 गीगावाट है, जो कि 36% है टोटल कैपेसिटी की, और ये फास्टर स्पीड से हमारी बढ़ रही है अमंग द ऑल मेजर कंट्रीज। अब आप देख सकते हो जो नेशन है, जो हमारा इंडिया है, उसके पास अराउंड 9 गीगावाट ऑफ एनुअल सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और नियर अबाउट 3 गीगावाट ऑफ एनुअल सोलर सेल प्रोडक्शन कैपेसिटी है। और सोलर सेल एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है सोलर में। सिंपल बात ये है कि जैसे सोलर पीवी सेल्स होते हैं, उसके थ्रू ही आप क्या कर सकते हो, सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो। एक तरह का इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है आपके सोलर पैनल्स का। ठीक है, तो उसी तरह हमारे पास सोलर मॉड्यूल का एक सोलर सेल है, उसकी जो कैपेसिटी है उसमें यही बताइए। ठीक है, आप देख सकते हो सोलर एनर्जी को हार्नेस करने के लिए हम कौन कौन सी मेन टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं। एक सोलर फोटोवोल्टाइक्स, जिसको हम सोलर पीवी सेल्स भी बोलते हैं, और एक हम करते हैं कंसनट्रेटिक सोलर पावर होता है। सोलर पीवी में हम क्या करते हैं, इसमें एक हम फोटोवोल्टाइक इफेक्ट पे बेस्ड होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो फोटोन होता है वो उस एक बाय विच अ फोटोन, जो कि एक लाइट की स्पेशल यूनिट होती है, वो क्या करती है, एक सरफेस को इम्पैक्ट करती है, जो एक स्पेशल मटेरियल का बना होता है, जो एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। फाइन, कंसनट्रेटिक सोलर पावर क्या होता है, ये क्या करता है, एक सनलाइट को यूज़ करता है और उस यूज़ करके उस फ्लूइड को क्या करता है, गर्म करता है, हीट करता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम सोलर एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इंडिया में जो टेक्नोलॉजीज यूज़ की जाती हैं टू प्रोड्यूस सोलर एनर्जी। फाइन, इसके अलावा इंडिया को अपनी सोलर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। अगर
उसको अपना मतलब कि जो टारगेट है उसको कंप्लीट करना, और इवन कि कुछ चैलेंजेस जो आ रहे हैं उसको ओवरकम करना होगा। फाइन। इसके अलावा जो थर्ड ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीटिंग और एक्सपो जो हुआ था थर्ड अभी, तो उसमें हमने क्या किया था, पीएम ने हाईलाइट करा था कि इंडिया की जो सोलर एनर्जी की डिमांड होगी वो कहीं ना कहीं हमारी मार्केट को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और $20 बिलियन तक हमारी कंट्री को एनुअली बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो ग्लोबल री इन्वेस्टर, ये रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स की मीट होते हैं, मतलब आपने देखा ना, ये एक तरह का मीटिंग, एक तरह का कॉन्फ्रेंस है, एक तरह का एग्जीबिशन है। यहाँ पे क्या जो डिफरेंट जो ग्लोबली जो इन्वेस्टर्स आते हैं वो यहाँ पे आते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं, जो ऑर्गेनाइज की जाती है किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा, किसके साथ कोलैबोरेट करके, वर्ल्ड बैंक और कुछ अदर इंस्टीट्यूशन के साथ कोलैबोरेट करके। फाइन। इससे रिलेटेड एक और न्यूज़ है, दैट इज द स्पेशल इकोनॉमिक जोन बेस्ड सोलर मैन्युफैक्चरर अपोज द बेसिक कस्टम ड्यूटी। गाइस, ये हमने डेली करंट अफेयर्स में भी पढ़ी थी। सिंपल बात ये है कि कहीं जो सोलर मैन्युफैक्चरर्स हैं जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है, तो उनके ऊपर एक बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाई जा रही है और वो इस बेसिक कस्टम ड्यूटी को अपोज कर रहे हैं। राइट। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी एक तरह का टैक्स होता है जो इम्पोज किया जाता है अंडर द कस्टम एक्ट 1962। फाइन। तो सेंटर ने डिसीजन लिया था कि जो भी सोलर इक्विपमेंट जो इंपोर्ट्स होते हैं उन पे एक बेसिक कस्टम ड्यूटी लगे करेगी, और इसकी वजह से जो डोमेस्टिक सोलर गियर मैन्युफैक्चरर्स हैं उन पे कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ेगा। सिंपल बात ये है कि अगर हम कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो जैसे हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, किसी और डिफरेंट कंट्री से अगर इंपोर्ट करते हैं, तो उन पर एक बेसिक कस्टम ड्यूटी लगेगी। कस्टम ड्यूटी के अलावा भी मतलब कि एडिशनल एक ड्यूटी लगेगी, जिनको जो डोमेस्टिक हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने अपोज किया, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करने वालेगी। ठीक है। अभी और पढ़ते हैं इस न्यूज़ में, जो सोलर इक्विपमेंट है उन्होंने पॉइंट आउट किया, जो लोकल सोलर फैक्ट्रीज हैं जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उनको अपने गवर्नमेंट मतलब कि विल हैव टू शट डाउन, उनको अगर अपने बिजनेस बंद करने पड़ेंगे अगर गवर्नमेंट ने बेसिक कस्टम ड्यूटी इन पे लगाई, बिकॉज इन मतलब कि क्योंकि अगर ये ड्यूटी लगाएंगे तो इनके ऊपर डबल इफेक्ट पड़ेगा। फाइन। क्योंकि कहीं ना कहीं एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बना के रखेगी। अगर बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाएंगे तो जो डोमेस्टिक तारीफ एरिया होगा, दोज इन द डोमेस्टिक तारीफ एरिया हु बाय सेल्स एंड मॉड्यूल्स फ्रॉम द स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट्स विल हैव टू पे द ड्यूटी अंडर द 2005 SEZ एक्ट, दैट इज द स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट। ठीक है। इसके अलावा सेकंड है 750 मेगावाट का रेवा सोलर प्रोजेक्ट, एशिया का लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट एस्टेब्लिश हुआ था। ये आपको पता ही होगा, हमने न्यूज़ में पढ़ा था। अभी ये जो सोलर प्रोजेक्ट है किसका जो डेवलप किया गया है, बाय द रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड, जो कि फर्स्ट सोलर प्रोजेक्ट है हमारी कंट्री में जो ब्रेक करेगा ग्रिड पैरिटी पायलट को। ठीक है। ग्रिड पैरिटी कब होती है, जब जैसे कुछ अल्टरनेटिव एनर्जीज होती हैं जैसे सोलर, वो लेस कॉस्ट होती है और इक्वल टू द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कन्वेंशनल एनर्जी फ्रॉम लाइक वुमेन। सिंपल बात ये है कि देखो हम क्यों चाह रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करें। देखो नो डाउट एक तो है कि हमें एमिशंस कम करना है, लेकिन हमारा दूसरा एक ये भी है कि हम क्या कर सकें, चीप सोर्स ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकें। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं और एक हम अलग से जो कोल के थ्रू जो एनर्जी प्रोड्यूस करें, दोनों की अगर कॉस्ट सेम हो रही है तो हम क्यों ही करें सोलर एनर्जी। ठीक है। तो सिंपल ये होता है ग्रिड पैरिटी बैरियर का मतलब ये होता है कि जब हम कुछ और तरह के से थ्रू हम एनर्जी प्रोड्यूस करें और अगर उसकी भी कॉस्ट सेम आ रही है तो उसको हम बोल रहे हैं कि उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन हमने जो रेवा में अभी ये जो सोलर प्रोजेक्ट लॉन्च किया, तो इससे क्या होएगा, जो सोलर एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी उसकी जो कॉस्ट होगी वो काफ़ी कम होगी एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रिसिटी विच प्रोड्यूस फ्रॉम द कन्वेंशनल एनर्जी जैसे कोल। ठीक है। इंडिया की जो एनुअल सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो नियर अबाउट 4 गीगावाट की है, जबकि जो हमारी एनुअल एनर्जी डिमांड है वो 10 से 15 गीगावाट है, मतलब कि काफ़ी कम हमारी मतलब कि अभी प्रोडक्शन है एज कम्पेयर टू डिमांड। इसके अलावा कुछ कंसेप्ट और जो एंटिटीज जो हमारी न्यूज़ में जरा हम देख लेते हैं, दैट इज द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट फंड। अभी क्या जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT है उन्होंने एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट फंड को इंट्रोड्यूस किया, जिसका एम ये कि हम क्या कर सके, जो डोमेस्टिक कैपिटल है उसको डिप्लॉय कर सके इंडिया के सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इकोसिस्टम में, क्योंकि जो हमारी इकोनॉमी है वो आफ्टर 2 मंथ के लॉकडाउन के बाद रीओपन हो रही है। फाइन। जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट फंड है पहली बार अनाउंस किया गया था कब, 2019 में नेशनल पॉलिसी ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में। ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, 5,000 करोड़ विद 1,000 करोड़ फ्रॉम गवर्नमेंट एंड रिमेनिंग फ्रॉम इंडस्ट्री। मतलब कि इसमें क्या है, जो फंड है 5,000 करोड़ का, जिसमें जो 1,000 करोड़ रुपए वो गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं, बाकी जो 4,000 करोड़ है वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज खुद कॉन्ट्रीब्यूट करेगी। ठीक है। ये क्या करेगी, किसी भी वेंचर फंड में पार्टिसिपेट करेगी, सो दैट आपको रिस्क कैपिटल प्रोवाइड कर सकते हैं और आपकी जो कुछ जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स हैं उनको स्केल अप करेगी। इसके अलावा जो आपकी सपोज करो आपके पास पैसा कितना है और आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, जो उसमें गैप आ रहा है उसको ब्रिज अप करेगी फॉर टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज बेस्ड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट स्टार्टअप एंटरप्राइजेस, और आपको फंडिंग प्रोवाइड करेगी फ्रॉम ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशनल लेंडर सच एज बैंक। फाइन। इसके अलावा इसमें 5 मिशन है। सबसे पहले हमारा एम ये है कि हम क्या करें, 2025 तक जो अपना ग्लोबल सॉफ्टवेयर मतलब कि जो पूरे वर्ल्ड की जो भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मार्केट है उसमें हमें इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन 10
10 गुना और बढ़ाना है। इसके अलावा हमारा एम क्या है कि हमें 10,000 टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स, मतलब कि इस तरह के जो स्टार्टअप्स हैं टायर सेकंड और टायर थर्ड सिटीज़ में स्पेशली बढ़ाना है। 1000 सच टेक्नोलॉजी, मतलब कि जो स्टार्टअप्स टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है उनको हमें बढ़ाना है। इसके अलावा हमें क्या करना है, टैलेंट पूल बनाना है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंडस्ट्री से रिलेटेड। इसके अलावा हमें क्या करना है, क्लस्टर बेस्ड इनोवेशन ड्राइवर इकोसिस्टम को क्रिएट करना है और नेशनल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मिशन को भी हमने सेटअप करना है। नेक्स्ट है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल। ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है किसके अंदर, DBIIT के अंडर है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर है, सो दैट हम क्या कर सके, इंडिया में प्रोडक्टिविटी कल्चर को प्रमोट कर सके। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो उसमें तीन लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट है। 3 कौन कौन है, गवर्नमेंट्स में, एम्प्लॉयर्स में और वर्कर्स में। फाइन। जो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल है ये क्या करती है आपको एक्रीडेशन ग्रांट करती है, मतलब डिफरेंट इंडस्ट्रीज को क्या करती है, एक्रीडेशन ग्रांट करती है। जैसे हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को एक्रीडेशन ग्रांट करते हैं, उसी तरह जो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल है वो क्या करती है, एक्रीडेशन ग्रांट करती है। कौन सा, ISO 17020/2012 बाय नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडी, सॉरी NPC को ऑलरेडी एक्रीडेशन मिला हुआ है, किसके द्वारा, बाय नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, सो दैट वो क्या कर सके, कुछ ऑडिट कर सके, काम को, वर्क को क्या कर सके, मॉनिटर कर सके, किस किस एरिया में, फूड सेफ्टी ऑडिट में एंड साइंटिफिक स्टोरेज फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। फाइन। इसके अलावा क्या करता है जो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल है वो क्या करता है, कुछ थर्ड पार्टी ऑडिट्स को भी इंडिपेंडेंटली, मतलब कि फूड बिजनेस ऑपरेटर्स रिलेटेड जो भी काम है उनको इंडिपेंडेंट मॉनिटर कर सकता है। फाइन। नेक्स्ट है अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ये ऑफिशियल बॉडी है सो दैट हमारे इंडिया में जो गारमेंट्स रिलेटेड जो एक्सपोर्ट है उनको प्रमोट कर सकें, और ये क्या करता है, असिस्टेंस प्रोवाइड करता है इंडिया के एक्सपोर्टर्स को, साथ में साथ कुछ इंपोर्टर्स और जो इंटरनेशनल बायर्स हैं जो इंडिया को चूज़ करते हैं एज देयर प्रेफर्ड डेस्टिनेशन फॉर गारमेंट। फाइन। इसके अलावा इसका एम ये है कि हम क्या कर सकें, जो इंडिया की जो अपैरल इंडस्ट्री है उसको प्रमोट करता है, सपोर्ट करता है, सो दैट हम इंडिया की जो अपैरल इंडस्ट्री है उसको कॉम्पिटिटिव बना सकें ग्लोबली। फाइन। इसके उसको स्पॉन्सर किया जाता है किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के द्वारा। नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये एक अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल है। सिंपल बात ये देखो गाइस, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होता है, ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। इसमें क्या होता है, देखो आपका अगर सपोज करो आप एक कंपनी के मालिक हो या आप किसी पार्टनरशिप हो, तो इसके अंदर क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, मतलब कि आपके पास जो एसेट्स हैं, उस कंपनी के एसेट्स हैं वो फुली लायबल हैं, लेकिन आपके बट जो लायबिलिटी है पार्टनर्स की वो लिमिटेड है ऑफ देयर एग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन। मतलब कि ये क्या करती है, उन पार्टनर्स की लायबिलिटी को लिमिट करती है जहाँ पे सिविल केसेस आते हैं। इन सच अ पार्टनरशिप पार्टनर्स कांट बी हेल्ड लायबल फॉर अनदर्स मिसकंडक्ट और निगलेक्ट। मतलब कि सिंपल बात ये है, अगर आपकी कंपनी है, 2 लोग आपके, मतलब कि पार्टनर्स हो आप 2 लोग, अगर एक बंदे ने मिसकंडक्ट किया उसकी वजह से आप पे भी इफेक्ट कर रहा है, तो आप उसके लिए क्या नहीं होगे, आप उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। फाइन। तो ऐसी पार्टनरशिप होती है, सिंपल बात है, ठीक है। तो एक अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल है जो क्या करती है, आपको बेनिफिट प्रोवाइड करती है ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी, लेकिन आप बट अलाउ इट्स मेंबर्स द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देयर इंटरनल मैनेजमेंट। मतलब कि आप उस कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइज कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअली एग्रीड एग्रीमेंट एज इट्स केस इन अ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, इसको गवर्न किया जाता है बाय द प्रोविजंस ऑफ LLP एक्ट 2008। फाइन। नेक्स्ट है इंडस्ट्री स्टेटस टू स्पोर्ट। अभी क्या मिजोरम पहली स्टेट बनी है जिसने क्या किया है, स्पोर्ट को एक इंडस्ट्री का स्टेटस ग्रांट किया, और ये हमने पढ़ा भी था। इससे क्या होएगा, अगर हम एक स्पोर्ट्स को एक इंडस्ट्री का स्टेटस ग्रांट कर रहे हैं तो इससे क्या होएगा, हम स्पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करेंगे, और ये स्पोर्ट्स खुद में एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा, और स्पोर्ट की जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है एस्पायर, दैट इज़ अ ऑटोमेटिव सॉल्यूशंस पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। ये जो पोर्टल है किसके द्वारा डेवलप किया गया है, बाय द इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी। ये एक ऑटोनॉमिक टेस्टिंग सर्टिफिकेशन और R&D सर्विस प्रोवाइडर है, मतलब कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस प्रोवाइडर है। किसके अंडर है, NATRIP, दैट इज़ अ नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड R&D इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ये इनिशिएटिव है किसका, डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री, जो किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस की। ठीक है, अब इस पोर्टल का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम क्या कर सकें, इंडिया का जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है उसको सेल्फ रिलायंट बना सके और उसकी इनोवेशन बढ़ा सकें, और उसको हम जो ग्लोबली जितना भी जो टेक्नोलॉजी में एडवांस है इंडिया उसको जल्दी से जल्दी अडॉप्ट कर सके बाय ब्रिंगिंग टुगेदर द स्टेक होल्डर्स फ्रॉम वेरियस एसोसिएटिव ऑर्गेनाइजेशंस। फाइन।
अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज चैप्टर नंबर 8, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। फाइन, और इसकी जो फर्स्ट थिंग्स है वो है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, और हम काफ़ी बार पढ़ते हैं NIP। फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी क्या किया, एक ऑनलाइन डैशबोर्ड लॉन्च किया है, किसके लिए, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए। फाइन, अब हम जरा देख लेते हैं ऑनलाइन डैशबोर्ड में क्या होगा। ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन होगा हर एक स्टेक होल्डर्स के लिए। मतलब कि देखो, नेशनल इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन का एम क्या है कि हम अपने इंडिया को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना सकें। ठीक है, तो इसके लिए हमने इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बिल्डअप करना पड़ेगा, और इसमें काफ़ी जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो सिंपल बात है कि जो डिफरेंट इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे वो सब कुछ देख सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फाइन, जो डैशबोर्ड है वो होस्ट किया जा रहा है ऑन द इंडियन इन्वेस्टमेंट ग्रिड, जो कि एक इंटरेक्टिव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो हर एक मतलब कि अपडेटेड और रियल टाइम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी शो करता है। मतलब कि अगर किसी को इंडिया के किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है तो उसको रियल टाइम मैनर में और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन सब मिलेगी। इसके अलावा जो इंडिया इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, इनिशिएटिव है किसका, DPIIT का और इन्वेस्ट इंडिया का। फाइन, और DPIIT किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर, और इन्वेस्टमेंट एक नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी है। फाइन, अब आपको ये पता ही होगा NIP क्या है। इंडिया का एम यही है कि हमें क्या करना है, अपना को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, और इसके लिए इंडिया को $4.5 ट्रिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना पड़ेगा 2030 तक, सो दैट अगर इंडिया को अपनी ग्रोथ को सस्टेन करना है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जिनकी कॉस्ट 102 लाख करोड़ है उनको 2025 तक इम्प्लीमेंट किया जाएगा। फाइन, जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है इसमें वो क्या करेगी, एफिशिएंट मैनर में चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेगी। इसको ड्रॉ करने के लिए सभी इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इंप्लीमेंट किया जाएगा और प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा। फिर अब आप देख सकते हो NIP के क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट्स हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ऑफ पर हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें जो प्रोजेक्ट्स जिनके कॉस्ट 100 करोड़ से जाता है, और ग्रीन फील्ड अंडर द प्रोटेक्शन। ग्रीन फील्ड मतलब कि जो प्रोजेक्ट्स बिल्कुल न्यू हैं उनको कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स मतलब कि देखो सिंपल बात यह है कि ब्राउन फील्ड मतलब कि जो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में, लेकिन अगर उसमें कुछ अपग्रेड करना हो तो उस डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, और प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन, तो इन सब पे हम फोकस करेंगे। फाइन, अब आप देख सकते हो सेक्टर वाइज शेयर कितना है इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹57 लाख करोड़ ड्यूरिंग द, मतलब 2013 से 2019 तक जो 57 लाख करोड़ रुपीज़ जो हमने खर्च किए हैं उसमें कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कितना हुआ। तो आप देख सकते हो पोर्ट्स में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, एयरपोर्ट्स में कितना हुआ है, पावर सेक्टर में, इरीगेशन में, टेलीकम्युनिकेशन में, अर्बन अदर्स, रेलवेज एंड रोड्स एंड ब्रिजेस। तो आप देख सकते हो कि पावर सेक्टर, अर्बन सेक्टर, इसमें काफ़ी अच्छा क्या हुआ है, इन्वेस्टमेंट किया गया है। फाइन, नेक्स्ट है नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क। फाइन, अभी ये जो प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क, हाउएवर हमने डेली करंट अफेयर्स में पढ़ा हुआ है, इसको लॉन्च किया कि इसके द्वारा नीति आयोग और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, सो दैट हम क्या कर सकें, अपने इंडिया में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनमें कुछ रिफॉर्म्स लेके आ सकें। इससे हम क्या कर सकें, इसके थ्रू हम क्या करेंगे, अपना गुड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं, गवर्नेंस को अच्छा कर सकते हैं, और जो वेस्ट मटेरियल है या जो हमारा वेस्ट होता है उसको रिड्यूस कर सकते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है वेस्ट के थ्रू हमारे एनवायरनमेंट पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके थ्रू हम क्या करेंगे, अपनी एक अप्रोच ऐसी यूज़ करेंगे जो क्रूशियल लिंक फॉर्म करेगा बिटवीन द पोर्टफोलियोज ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड देयर कंपोनेंट स्ट्रेटेजिक डिसिप्लिन टू एंश्योर स्मूथ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट। मतलब कि सिंपल बात है, हम इस तरह से प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करेंगे सो दैट जो प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो सकेगी, और हम स्ट्रेटेजिकली उनको डील करेंगे सो दैट प्रोजेक्ट को हम स्मूथली इंप्लीमेंट कर सकें। इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 के अकॉर्डिंग इंडिया को नियर अबाउट $4.5 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट चाहिए 2040 तक, अगर हमें इंडिया को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है सो दैट अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन करने। ये एक एक्शन प्लान आपको प्रोवाइड करती है जिसमें हम एक प्रोग्राम अडॉप्ट कर सकते हैं, या फिर किस तरह से हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रोच अडॉप्ट कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। ये करती है सारे जो भी प्रोग्राम है, ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करती है, प्रमोट करती है, और एक वर्क फोर्स, प्रोफेशनल्स की वर्क फोर्स को बिल्ड करती है। इसके अलावा जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं हमारी इंडिया में उनकी कैपेसिटी को बिल्डअप करती है, और प्रोफेशनल्स की कैपेबिलिटी को भी बिल्डअप करती है। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक सेक्टर। अभी क्या इंडिया का फर्स्ट एवर मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क है, सेटअप हुआ कहाँ पे, असम के जोगी घोपा में। ये भी हमने डेली करंट अफेयर्स में पढ़ा था। अभी आपको पता होना चाहिए मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क क्या होता है। लॉजिस्टिक पार्क का ही एक अपग्रेडेड फॉर्म है जहाँ पे आपको क्या पड़ेगा, मतलब कि आपको वेरियस वैल्यू एडिड सर्विस मिलेगी इन एडिशन टू रेल रोड बेस्ड, मतलब कि उसके थ्रू आप रेल रोड ट्रांसपोर्ट के अलावा और भी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेगी। ठीक है, इसको डेवलप किया गया किसके अंडर, भारतमाला परियोजना के अंडर, और
ये क्या करेगा, आपको डायरेक्ट एयर, रोड, रेल एंड वाटरवेज कनेक्टिविटी लोगों को प्रोवाइड करेगा। 2017 में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था 30 सो दैट हम क्या कर सके 35 इस तरह के मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट्स को लॉन्च कर सके, डेवलप कर सके अक्रॉस द कंट्री। ड्राफ्ट जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है उसमें भी हमने किस पे फोकस किया था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को डेवलप कर सकें। फाइन, देखो लॉजिस्टिक का मतलब ये होता है ट्रांसपोर्ट करना। फाइन, जो डेवलपमेंट है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के स्ट्रेटेजिक लोकेशन से, मतलब कि ऐसी लोकेशन जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है और वहाँ से हमें ट्रांसपोर्ट से ज़्यादा करना है, अगर हम वहाँ पे इस तरह के पार्क को सेटअप करते हैं तो इससे क्या होगा, इंडिया की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी रिड्यूस होगी और हमारी कॉम्पिटिटिवनेस भी इंक्रीज होगी। फाइन, अभी आपने देखा होगा इंडिया में मैक्सिमम जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो रोड के थ्रू होता है और रोड के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट लेता है एंड टाइम भी ज़्यादा लेता है। फाइन, इंडिया में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो नियर अबाउट जीडीपी की 13 to 14% है, जो कि बहुत ज़्यादा है। अगर हम ग्लोबली देखें तो ओनली 7 to 8% है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ। फाइन, अगर हमारी इंडिया में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, मिक्स है। इंडिया में जो 60% जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो रोड्स के थ्रू होता है, जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया है। इसके अलावा जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड है। इसके अलावा हमारे कॉम्प्लेक्सिटीज़ बहुत है, क्योंकि टोल कलेक्शन होना, इंटर स्टेट जो भी अगर हम मूवमेंट होता है गुड्स का, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, लेकिन आप देखते होगा रोक टोक बहुत है। ठीक है, इसके अलावा जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक प्रोडक्ट है वो आपको क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, वो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे सो दैट आप इजीली क्या कर सको, माल को ट्रांसपोर्ट कर सको। इसके अलावा आपके पास मैकेनाइज्ड वेयर हाउसेस होंगे जहाँ पे आपके पास स्पेशल स्टोरेज सोल्यूशन होंगे, जैसे कोल्ड स्टोरेज होगा, जिस प्रोडक्ट को कोल्ड स्टोरेज चाहिए होगा उनको आप दे सकते हो। इसमें कुछ वैल्यू एडिड सर्विसेज प्रोवाइड होगा, जैसे कस्टम क्लियरेंसेस, क्वारंटाइन जोन, टेस्टिंग फैसिलिटी, ये सब चीज़ें भी प्रोवाइड की जाएंगी। इसके अलावा इसमें मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ भी होंगी लेट स्टेज में, जैसे ग्रेडिंग, सोर्टिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, तो इतना कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। फाइन, आप देख सकते हो करंट सिचुएशन क्या है, पॉइंट टू पॉइंट फ्रीट मूवमेंट होता है। फाइन, जैसे आप देख सकते हो मुंबई का जो लॉजिस्टिक पार्ट है तो ऐसे मतलब कि मूवमेंट होता है। फाइन, अब हम क्या करेंगे, जो अगर दिल्ली लॉजिस्टिक पार्ट इस तरह का है। फाइन, अब जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है इससे क्या आएगा, हम एक तक जगह से काफ़ी कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। फाइन, रिलेटेड न्यूज़ हम देख सकते हैं, गवर्नमेंट ने कंसीडरिंग किया न्यू लॉ सो दैट हम क्या कर सकें, अपने लॉजिस्टिक सेक्टर को और करा सकते हैं। अभी के जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है वो एक नया लॉ फ्रेम करने का सोच रही है, दैट इज़ अ नेशनल लॉजिस्टिक लॉ एफिशिएंसी एंड एडवांस प्रेडिक्टेबिलिटी, सो दैट हम मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन गुड्स एक्ट 1993 इसको रिप्लेस कर सकें। इस एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट का एम ये है कि हम क्या कर सकें, जो लॉजिस्टिक स्पेस है उनको डिफाइन कर सकें और एक रेगुलेटरी इकोसिस्टम को क्रिएट कर सकें। और सेकेंड क्या है कि हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर सके, जो भी जीडीपी की 14% है उससे रिड्यूस करके 10% कर सकें, क्योंकि इससे हमारी डोमेस्टिक गुड्स की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। कहाँ पे, इंटरनेशनल मार्केट में। इससे हमारी इंडिया की जो रैंकिंग है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में, वहाँ पे भी इंक्रीज होगी। और ये जो इंडेक्स है वो किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और इंडिया की जो 2018 में जो रैंक था वो 44 आया था आउट ऑफ 160 कंट्रीज। फाइन, तो गाइस अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम अपना रोडवेज का जो न्यूज़ है वो स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।